कुमार सेना, मिस्टर योगेश चिले। योगेश चिले साहब नमस्कार। सर नमस्कार। वंदे मातरम नमस्कार। सर। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय भवानी, जय शिवाजी। जय भवानी जय शिवाजी सर। तो योगेश चिले साहब, अब तो मुझे लग रहा है तकरीबन तकरीबन जितने यंग लोग हैं, मैं यंग लोगों की बात कर रहा हूं, अब ज्यादा उम्र के लोग ऐसा क्यों नहीं सोच रहे मुझे मालूम नहीं है, उसके बारे में जरा ज्यादा और सर्वेक्षण करना पड़ेगा हमको, और ज्यादा काम करना पड़ेगा। लेकिन जितने यंग लोग हैं वो सब लोग यही कह रहे हैं कि यार अगर महाराष्ट्र की स्थिति की कोई कायाकल्प कर सकता है तो वो सिर्फ राज ठाकरे कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। अमित ठाकरे साहब, राज ठाकरे साहब, ये दो नाम है। अब सिर्फ यंग लोगों के वोट पर तो आप जीतेंगे नहीं, आपको बाकी सबके भी वोट चाहिए होंगे। तो वो वोट आपको कैसे मिलेंगे? वो सब लोग, चलिए वोट छोड़ दीजिए, मेरा ये कहना है कि वो महाराष्ट्र के रहिवासी जो हैं, जो महाराष्ट्रियन हैं, जिनको महाराष्ट्र राज्य से प्यार है, जो अपने आप को महाराष्ट्रियन मानते हैं, जैसे मैं खुद हूं, मैं पिछले 30 साल से यहां हूं, तो मैं अपने आप को तो महाराष्ट्रियन मानता हूं। प्रदीप जी तो यहीं पैदा हुए हैं। मेरा ये कहना है कि वो जरा सीनियर सिटीजन जो हैं, मिडिल एज सिटीजन जो हैं, उनको आप अपनी तरफ कैसे आकर्षित करेंगे, वो जरा बताएं योगेश चौधरी साहब। सर जो महाराष्ट्र में रह रहे हैं उन सभी को हम महाराष्ट्रियन मानते हैं। जो महाराष्ट्र से प्यार करते हैं, जो मराठी भाषा से प्यार करते हैं, उन सभी को हम महाराष्ट्रियन मानते हैं। जी। फिर वो गुजरात का हो, फिर वो उत्तर प्रदेश का हो, वो किसी भी राज्य का हो, लेकिन अगर वो महाराष्ट्र से प्रेम करता है तो हम उसे महाराष्ट्रियन मानते हैं। और जो खुद को महाराष्ट्रियन मानता है, उस हर एक आदमी के पीछे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना कल भी खड़ी हुई है, आज भी खड़ी रहेगी और इसके बाद भी खड़ी रहेगी। अभी सवाल है जो सीनियर सिटीजन से वो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से क्यों प्यार करेंगे, तो उसका एक ही जवाब है, उनकी पूरी फैमिली महाराष्ट्र में अगर कोई सुरक्षित कर सकता है, उनकी लड़की अगर उनकी मान लीजिए 25-26 साल की लड़की है, वो अगर रास्ते पे चल रही है, उसको अगर कोई सुरक्षा दे सकता है तो वो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के महाराष्ट्र सैनिक ही दे सकते हैं। ये सभी सीनियर सिटीजन्स को मालूम है। किसी सीनियर सिटीजन्स की अगर लड़की है या कोई लड़की है और उसके ससुराल में भी कोई प्रॉब्लम होता है, तो उसके साथ उसका भाई बन के महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का महाराष्ट्र सैनिक खड़ा होता है। हम कभी ये देखते नहीं कि वो उसका सरनेम क्या है, उसका सरनेम पटेल है, उसका सरनेम शर्मा है, उसका सरनेम गेडिया है, ये हम कुछ देखते नहीं। हम सिर्फ यही देखते हैं कि जो आदमी हमारे पास उसकी ये लेके आया है, कुछ सवाल लेके आया है, उसके साथ खड़ा रहना है। तो सीनियर सिटीजन्स भी हमसे उतना ही प्यार करते हैं जितने यंगस्टर्स हमसे प्यार करते हैं। जी प्रदीप जी। राज ठाकरे साहब ने कहा कि ट्रिपल इंजन सरकार है, होते हुए भी ट्रिपल इंजन सरकार का सरकार जो है वेंटिलेटर में चल रहा है, वेंटिलेटर में चल रहा है। राज साहब ने कहा, राज साहब ने उस चीज का वर्णन किया जो हमने नांदेड़ में देखा, वो औरंगाबाद हॉस्पिटल में देखा। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा फेलियर किस प्रकार से हुआ, और आगे जाके अलग अलग ऑपोजिशन के नेता जैसे सुप्रिया सुले जी ने भी कास्टिगेट किया कि ये खूनी सरकार है, ये सरकार का कोई मंत्री अभी तक रिजाइन नहीं किए, किसी को निकाला भी नहीं है, कोई एक्शन हुआ नहीं है। तो आप इसको कैसे देखते हो? बिकॉज सबका कहना है कि इस सरकार, सुप्रिया सुले जी का कहना है कि दिस गवर्नमेंट पिछले 3 महीने में आप देखो कुछ भी अच्छा काम नहीं किया, ट्रिपल इंजन होने के बाद भी कुछ अच्छा। हाउ डू यू सी दैट सर? आप कैसे देखते हो इसको? सर इनके पहले 5-6 महीने तो खुद को साबित करने में गए हैं, हम शिवसेना है या शिवसेना नहीं है इसमें। उसके बाद इनके और 3 महीने गए खुद को साबित करने में, हम राष्ट्रवादी है या हम राष्ट्रवादी नहीं है। तो ये सत्ता के जंजाल में इतने घुसे हुए हैं कि इनको लोगों की तरफ देखने के लिए वक्त ही नहीं। अभी संभाजीनगर में जो हुआ, नांदेड़ में जो हुआ, उसके पहले ठाणा में जो हुआ, अरे आप इतना पैसा आपके दूसरे चीजों पे खर्च करें, उतना पैसा आप लोगों के हेल्थ पे खर्च नहीं कर सकते। आपके महाराष्ट्र के किसी भी सिविल अस्पताल में, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में आप जाइए, आप वहाँ की हालत देखिए क्या है वो। तो राज साहब, सबको जो लगता है ना कि राज साहब बीजेपी के साथ है, राज साहब शिंदेगढ़ के साथ है, राज साहब शिवसेना के साथ है, ये सभी बातें कल के उनके ट्वीट ने, उनके खत ने झूठी ठहरा दी है। हम किसी के साथ नहीं है।
हम सिर्फ महाराष्ट्र के बारे में जो सोचेंगे उनके साथ है, और महाराष्ट्र के खिलाफ जो बात करेंगे, महाराष्ट्र के खिलाफ जिनका कार्य रहेगा, हम उनके खिलाफ है। फिर वो कांग्रेस हो, फिर वो राष्ट्रवादी हो, फिर वो शिवसेना हो या भाजपा हो, हम किसी के साथ नहीं है, हम सिर्फ महाराष्ट्र के साथ है। योगेश चिल्ले साहब, आप आगे थे, राज साहब तो थे ही आंदोलन में, जो रोड है मुंबई गोवा, आप सबसे राज साहब आए, वहां सभा लिया, सबको जागरूक किया, एमएनएस के सब लीडर्स वहां पर मैदान में उतरे, रोड पे संघर्ष किया, लोगों से मिले, सब कुछ हो गया। आप बार बार उस क्षेत्र से जुड़े हुए थे, आप बार बार दिखा रहे थे कि किस प्रकार से काम हुआ नहीं है, और सीरियसली सरकार ने रोड का काम लेने से जो मोटरेबल रोड बनाना, वो मोटरेबल रोड भी नहीं बनाया। आपने सिर्फ, उन्होंने सिर्फ पूरे होर्डिंग्स लगा दिए, आपका संघर्ष था। आप भी, गणपति तो विसर्जन भी हो गया, अभी क्या स्थिति है, कुछ सुधार हुआ कि वही गाजर सम्राट जो ऑपोजिशन के नेता कहते हैं कि चौहान, द मिनिस्टर कंसर्न्ड, गाजर सम्राट जिसको कहते हैं, कुछ हुआ कि नहीं योगेश चिल्ले वहां पर? सर, महाराष्ट्र के पीडब्ल्यू मिनिस्टर जो है रविंद्र चौहान, जो बीजेपी के, उनका प्लानिंग था कि कोकण की जनता को दिखाना कि हमने कितना अच्छा रोड बना रहे हैं। हालांकि सबको मालूम था ये रोड गणपति के पहले होने वाला नहीं है, फिर भी उन्होंने झूठा आश्वासन दिया। उनका प्लानिंग ही ये था कि रोड बने ना बने, लेकिन अपने बैनर लगा के हम लोगों के दिमाग में ये बात डालेंगे कि अच्छा रोड महाराष्ट्र सरकार ने बनाया है। हमने सिर्फ जनता को जो भी सिचुएशन है, असलियत, ये हमने जनता को बताई। अभी भी गणपति विसर्जन के बाद हमारे कार्यकर्ता रास्ते पे उतरेंगे, और अभी जो रोड की हालत है ये हम लोगों को दिखाएंगे। जब तक ये रोड होगा नहीं, तब तक महाराष्ट्र सैनिक शांत बैठेगा नहीं। कोकण के लिए हमारे माननीय राज साहब ने जो जंग छेड़ी है, वो जंग जब तक ये रोड पूरा होता नहीं तब तक सर जारी रहेगी। आज की मैं सिचुएशन आपको बता दूं उस रोड की, तो इन्होंने जो सीटीबी टेक्नोलॉजी की बात की थी, और उस टेक्नोलॉजी से इन्होंने जो भी लेयर तैयार की थी, ये सब लेयर खत्म हो गई है सर। जितना पैसा इन्होंने खर्च कर दिया था उस लेयर पे, वो पूरा पैसा वेस्टेज गया है। अभी इनको वापस वो सीटीबी टेक्नोलॉजी यूज करके लेयर बनानी पड़ेगी, और उस पे कंक्रीट के और एक लेयर बनानी पड़ेगी, तभी ये रास्ता बनेगा। तो इन्होंने सिर्फ कोकण के लोगों के साथ झूठ बोला है, लोगों के साथ धोखा किया है, बाकी कुछ किया नहीं है सर। योगेश चिल्ले साहब, हमारा आंदोलन इसी तरीके से चालू रखने वाले हैं सर। योगेश चिल्ले साहब, हेमंत कामले साहब हमारे साथ थे थोड़े दिन पहले, और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, बहुत बढ़िया बात कही। और उसके बाद हम लोगों ने भी उस पर रिसर्च करी और देखा कि भाई जो वो बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है, कि ये जो कॉन्क्रीटाइजेशन ऑफ रोड्स है, इसकी जरूरत क्या है। आप पूरे यूरोप में देखिए, वहां पर महाराष्ट्र से ज्यादा बारिश होती है, और वहां पर मेटल रोड्स हैं, टार्ड रोड्स हैं। जो पहले की जो टेक्निक थी टार्ड रोड बनाने की, वो अब ज्यादा एडवांस हो गई है। वहां पे सारी मेटल रोड्स हैं, और वो मिनिमम से मिनिमम 2 साल तक चलती हैं, वहां पे कोई पॉट होल नहीं आता है। यहां पर तो कॉन्क्रीटाइज रोड्स क्यों करते हैं ये लोग, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपको लगता नहीं है कि इनको वापस मेटल रोड्स पे जाना चाहिए, जिससे, पूरी बात सुन लें, एक तो टायर्स जो हैं गाड़ियों के वो कम खराब होंगे, लोगों की जो रीढ़ की हड्डी है, लोगों की जो स्पाइन है, उस पर कम जोर पड़ेगा। तीसरा, इट विल बी इजियर टू ड्राइव ऑल राउंड, एंड इट विल कॉस्ट मच लेस। तो इसके ऊपर लगता नहीं है आपको कि इस पर कुछ शोध करना चाहिए, महाराष्ट्र में भी लोगों से बातचीत करनी चाहिए कि कॉन्क्रीटाइज रोड से हमें फायदा क्या हुआ है, क्योंकि कॉन्क्रीटाइज रोड्स में भी उतने ही गड्ढे हैं जैसे पहले हुआ करते थे। योगेश चिल्ले साहब, सर, पहली बात तो जो टार रोड है उनको पूरी दुनिया में जेंटलमैन रोड कहा जाता है जी। वो इसलिए कहा जाता है कि टार रोड पे अगर आपका एक्सीडेंट भी हो जाता है तो आपको मार कम से कम लगती है। वही अगर आपका एक्सीडेंट कंक्रीट रोड पे हो जाएगा तो आपको लगने वाली मार आपकी जान ले सकती है, इतनी खराब रहती है। दुरुस्त बात। इसलिए पूरी दुनिया में लोग टार रोड ट्राई करते हैं, क्योंकि वो आपको मार ज्यादा लगने नहीं देता। दूसरी बात, आपके टायर का वेयर एंड टेयर है वो बहुत कम हो जाता है टार रोड की वजह से, जो कंक्रीट रोड पे ज्यादा हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम जब हमारे यहाँ पे जो कंक्रीट रोड की टेक्निक है, आप उस टेक्निक का स्टडी कीजिए। मैंने इस पे भी एक वीडियो मुंबई गोवा पे बनाया था
हम जो कंक्रीट रोड बनाते हैं वहां पे M45 का हम कंक्रीट यूज करते हैं, और इनका कहना यह है कि उसे स्टील लगता नहीं। सर, पूरे दुनिया में जब भी कंक्रीट रोड बनाते हैं, हर कंक्रीट रोड पे स्टील का इस्तेमाल किया जाता है, वो जरूरी रहता है। सिर्फ अपने महाराष्ट्र में जो कंक्रीट रोड बनाते हैं वहां पे कोई स्टील यूज नहीं होता, सिर्फ M45 का कंक्रीट डाला जाता है। आपको सिर्फ कंक्रीट डालना है और उसको लेवल करना है। मुंबई गोवा हाईवे पे तो वो लेवल भी आपको नहीं मिलेगी। तो जी। हमारा तो ये कहना है, हम पहले से बोल रहे हैं कि आप कंक्रीट रोड कम कर लीजिए और टार रोड पे ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि टार रोड अगर खराब भी हो जाता है तो आप उसको रिपेयर कर सकते हैं। कंक्रीट रोड आपको अगर उस पे क्रैक जाए या खराब हो जाए, गड्ढे आ जाए, तो उसको रिपेयर करना है तो पूरा पैच बदलना पड़ता है, जी। जो ज्यादा खर्चीला भी है और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है सर। एब्सोल्युटली करेक्ट। और जो टार रोड है उसको रिपेयर करने में आपको ज्यादा से ज्यादा 1.5 या 2 दिन लगते हैं, 1 दिन 1.5 दिन मैक्सिमम। जो कॉन्क्रीटाइज रोड है वो छोटा सा भी गड्ढा आ गया तो मतलब 1 महीने के लिए क्या। सर, एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ। जी जी बताएं। एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। पूना में एक जंगली महाराज रोड करके है जी ये जंगली महाराज रोड 2 पारसी भाइयों ने बनाया था जी तब, और 30 साल तक इस रोड पे एक भी गड्ढा नहीं आया। जी और इनको बाद में कभी पुणे महानगर पालिका ने कंक्रीट ये टेंडर दिया नहीं, पास नहीं किया उनका टेंडर। वो बाद में एयरपोर्ट के अपने पट्टियां बना रहे थे, रोड बना रहे थे, लेकिन इनको रास्ता बनाने की कभी अपॉर्चुनिटी दी नहीं गई, क्योंकि खड्डा ही नहीं पड़ा कभी। तो अगर आप जो इंजीनियरिंग के रूल्स है वो फॉलो करके टार रोड बनाते हैं, यानी उसका टेम्परेचर जो टार का रहता है वो प्रॉपर मेंटेन करते हैं, उस पे रोलिंग अगर प्रॉपर किया जाता है तो टार रोड पे गड्ढे आते नहीं सर। कितनी भी बारिश हो जाए टार रोड पे गड्ढे नहीं आते, अगर वो नियमों के अनुसार बनाया जाए। इनका प्रॉब्लम ये है कि इनका जो टार आता है, डांबर जो आता है, वो जिस गाड़ी में आता है वो निकलता 90 डिग्री पे है, लेकिन पहुंचते पहुंचते वो 40 डिग्री तक आ जाता है। 40 डिग्री का टेम्परेचर जिस टार का है वो आप अगर रास्ते पे डालेंगे वो टिकने वाला नहीं है सर। यही इनका प्रॉब्लम है। रोलिंग के लिए आपको 2 या 3 रोड रोलर एक दूसरे के पीछे चलाने उसकी जरूरत है, लेकिन यहाँ पे मुंबई में आप देखिए कभी भी एक रोल चलेगा और 1 या 2 बारी वो आगे पीछे होगा, उसके बाद वो रोलर वहां से निकाल देते। अगर आपका रोलिंग भी प्रॉपर ना हो, आपका टेम्परेचर आपने टार का प्रॉपर मेंटेन नहीं किया हो, तो आपका टार रोड टिकेगा नहीं। दोष टार रोड का नहीं है, दोष इनकी मेंटालिटी का है, इनके काम करने के तरीके का है सर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कंक्रीट रोड्स जो हैं वो इसलिए बनाए जाते हैं कि वहां पर कॉन्ट्रैक्टर्स को 10 गुना ज्यादा पैसा मिले, क्योंकि जो टार्ड रोड है दैट कॉस्ट 1/10 ऑफ व्हाट द कंक्रीट रोड कॉस्ट। कहने का मतलब ये हुआ कि जितना बड़ा बजट उतना ज्यादा आसान प्रोजेक्ट को ओके कराने में। क्या यही वजह? सर 100% यही वजह है, क्योंकि आप कोई भी रोड लीजिए उसको मेंटेन करना ही पड़ता है, फिर वो टार रोड हो या कंक्रीट रोड हो। टार रोड मेंटेन करने का खर्चा कम है कंक्रीट रोड से ज्यादा। आप कितने साल की गारंटी देते हैं कंक्रीट रोड की? कोई 10 साल की देता है, कोई 25 साल की देता है। 25 साल का मुझे एक भी कंक्रीट रोड दिखाइए जिस पे 25 साल तक कोई काम ही नहीं हुआ है। 6 महीने का दिखाइए। ऐसा होता ही नहीं। अगर गारंटी 25 साल की है तो 25 साल के बाद ही उस पे काम होना चाहिए। यहाँ पे हर 2 साल में काम कर रहे हैं। सीएम क्या जरूरत है कंक्रीट रोड की सर? सीएम एकनाथ शिंदे जी तो 25 साल का गारंटी ले रहे हैं। बोले 25 साल तक रोड व्यवस्थित कुछ नहीं होना, काय होणार नाही एकदम। ये जो बार खड्डे पर कुछ उनको और उनके जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है उनको वापस एक बार मुंबई गोवा हाईवे पे जाना चाहिए, तब उनको पता चलेगा। उन्होंने जिस 25 साल की बात की है वो 2 दिन के अंदर उखड़ गया है पूरा रोड वापस। बट देव फडणवीस साहब ने भी बोला कि महाराष्ट्र और मुंबई को खड्डे मुक्त में करूंगा, ये हमारा वादा है। तो चिले साहब, देवेंद्र फडणवीस जी ने महाराष्ट्र को टोल मुक्त करने की भी बात की थी। कब टोल मुक्त हुआ महाराष्ट्र सर? बढ़ गया टोल। आपका संघर्ष चालू है। आप जितने में आप देखिए टोल बढ़ा दिए उन्होंने। हमारे अविनाश जाधव वहां पे अभी उपोषण के लिए बैठने वाले ने आप पे अत्याचार भी चालू कर दिया, पुलिस एट्रोसिटीज। आपने बोला कि इसको विड्रॉ करो। आप लोग सब मुंबई के अंदर आने वाले पूरे उसके संघर्ष चालू है, आंदोलन चालू कर दिया। तो पुलिस ब्रुटैलिटीज
जितने आपके नेता है सब पे अटैक होने शुरू कर दिया, सबको अरेस्ट करना शुरू कर दिया, वायलेंटली आपके खिलाफ पीसफुल आंदोलन, अभी तक तो पीसफुल आंदोलन कर रहे थे आप, तो इसका आगे क्या होगा? बिकॉज ना रोड ठीक हो रहा है, ना टोल टैक्स कम हो रहा है, बढ़ाते जा रहे हैं, टोल मुक्त करके बढ़ाते जा रहे हैं, ये आपका संघर्ष है। योगेश चिले साहब। सर देखिए, इस पे एक ही सोल्यूशन है, महाराष्ट्र की जनता को अभी माननीय राज साहब के पार्टी को सत्ता में लाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सब रोकना है तो ऐसे लोगों को वहां पे लाना चाहिए जिनके पास विजन हो। मैं जिस विधानसभा क्षेत्र में रहता हूँ, वहां के अगर एमएलए ने जो काम किया है वो काम भी आप देखेंगे ना, आप बोलेंगे यार किसी को तो चुन के लाओ जिसके पास विजन हो, काम करने की शक्ति हो, इच्छा हो काम करने की। तो महाराष्ट्र में अभी महाराष्ट्र सैनिक ही ऐसे बचे हैं कि जिनको महाराष्ट्र के बारे में कुछ लगता है, कुछ अच्छा नवनिर्माण वहां पे हो, ऐसा वो चाहते हैं। तो अभी ये एक ही पर्याय महाराष्ट्र के पास बचा है, क्योंकि सब पर्याय उन्होंने आजमा के देखे हैं, उन्हें कुछ रिजल्ट उसमें मिला नहीं है सर। अच्छा, चलते चलते सर ये तो बता दें, मतलब कि सरकार सीरियस है क्या, गंभीर है या मराठा आरक्षण को लेकर के? कि उन्होंने वादा तो कर दिया कि 1 महीने के अंदर अंदर हम सोल्यूशन ला के देंगे, अब कैसे ला के देंगे? मैं तो सोच के मतलब मुझे कुछ सोल्यूशन दिख नहीं रहा है, आपको दिख रहा है सर? सर पहली बात तो जब माननीय देवेंद्र फडणवीस जी खुद मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण लागू किया था, वो कोर्ट में टिका क्या सर? तो इनका पूरा स्टडी हो चुका है उस पे, इनको मालूम है मराठों को आरक्षण मिलना, अगर देना चाहते तो केंद्र में कुछ हलचल होनी जरूरी है, केंद्र ने कुछ रिजोल्यूशन पास करने जरूरी है। इनकी खुद की सत्ता राज्य में है, केंद्र में, फिर भी अगर रिजोल्यूशन पास नहीं होते इसका मतलब इनको खुद को नहीं, ये खुद नहीं चाहते कि मराठों को आरक्षण मिले। अभी खुद मराठा मुख्यमंत्री बैठा है, वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए थे तब वो बोले थे हमको क्या, हमको सिर्फ बात करनी है, बाकी कुछ नहीं करना है, ये ऑन माइक वो बोले थे। तो इनको कुछ करना नहीं है। अभी मराठे जागने चाहिए कि जिन्होंने आपको आश्वस्त, एक ही सिर्फ महाराष्ट्र में ऐसा लोक नेता है जो मराठों के सामने खड़े रह के बोले कि आपको सिर्फ उल्लू बनाया जा रहा है, आपको सिर्फ धोखा दिया जा रहा है। ये बोलने वाले सिर्फ माननीय राज साहब ठाकरे थे, बाकी किसी ने हिम्मत मराठों के सामने बात करने की नहीं। तो अभी लोगों ने भी जागना चाहिए, जो स्पष्ट और सच बोल रहा है उसके पीछे अभी लोग खड़े होना बेहद जरूरी है सर। लास्ट एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, राज साहब ने आजकल किसान मौत, जो किसान मर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, उस पे राज साहब ने प्रश्न उठाना शुरू कर दिया, बोले कि ये क्यों हो रहा है, सरकार को सोचना पड़ेगा। उन्होंने किसान का भी समस्या को उठाया, पीक बीमा का समस्या उठाया, पानी जो पूरे मराठवाड़ा में फडणवीस जी के अलग अलग स्कीम थे, घर घर जल, हर घर नल से जल, जल जीवन मिशन, जल आयुक्त शिविर, ये सब होने के बावजूद मराठवाड़ा और अलग अलग क्षेत्रों में, रूरल एरियाज में लोगों को पीने के पानी तक नहीं मिल रहा है। तो इस आंदोलन को कैसे आप आगे लेके जा रहे हो चिले साहब? सर माननीय राज साहब जब भी कोई प्रश्न उठाते हैं पहले उसका पूरा स्टडी किया जाता है। हमारे पास इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन है, हमारे ब्लूप्रिंट में पूरा विस्तार से इस पे बात की गई है। तो हमें मालूम है इस पे काम कैसे करना है, और हमारी दिली चाहत है कि महाराष्ट्र में जो फार्मर्स का सुसाइड हो रहा है वो बंद हो जाए। हमारा प्रॉब्लम ये है कि कोकन में आपको जरूरत नहीं है कपास की, और कोकन में कपास की कंपनियां लाई जा रही है। कोकन में जरूरत नहीं है आपको अणु ऊर्जा प्रकल्प की, और वो लाया जा रहा है। और नागपुर में कोई समुद्र नहीं है लेकिन फिशरीज यूनिवर्सिटी नागपुर में लेके गए हैं ये लोग। तो इनका जो विजन है, इनका जो पॉलिसीज है, वो पॉलिसीज ही कंफ्यूज करने वाली है सर। जहाँ पे जिसकी जरूरत नहीं है उस चीज की यूनिवर्सिटीज हो, उस चीज की कंपनियां हो, वहां पे डाल दी जा रही है। हमारी अगर सत्ता आएगी तो हम कोकन का विकास टूरिज्म के माध्यम से करेंगे। हम मराठवाड़ा का जो भी विकास है वो मराठवाड़ा में जो एग्रीकल्चरल कल्चर है उसको ध्यान में रख के उसका विकास करेंगे। विदर्भ का विकास करना है तो विदर्भ की भौगोलिक परिस्थिति क्या है उस हिसाब से विदर्भ में कंपनियां लाई जाएंगी। आज जरूरत इन चीजों की है, निसर्ग को, नेचर को जितना आप साथ लेके चलेंगे उतना ही आप ज्यादा सस्टेनेबल प्रोग्रेस करेंगे। यही माननीय राज साहब का मानना है।
अगर आप नेचर के साथ छेड़खानी करेंगे तो आपको उसका फटका पड़ेगा। जैसे नागपुर में अभी आपने देखा, जी। देवेंद्र जी के नागपुर में इतना कमर कमर तक पानी भरा था एक बारिश में। आप सोचिए इन्होंने क्या डेवलपमेंट किया है सर। जी, और बड़ी जो आपने कोंकण के बारे में कहा वो बड़ा अजीबोगरीब मसला है, मतलब आई फाइंड इट वेरी स्ट्रेंज। कॉटन, अरे कोंकण में कॉटन, क्या पागल हो गए हो? मतलब क्या, ये कौन पॉलिसी बनाता है सर? अरे सर, हम कोंकण में फिशरीज यूनिवर्सिटी मांग रहे हैं। फिशरीज यूनिवर्सिटी विदर्भ में, विदर्भ नागपुर में में, है। और कॉटन एक कोंकण में। समुंदर का किनारा भी नहीं है समुंदर का सर। मे बी शायद उन्होंने फिशरीज यूनिवर्सिटी बनाई इसलिए, या फिशरीज इंस्टीट्यूट बनाया शायद इसलिए इतना पानी आ गया नागपुर में, लग रहा है मुझे। तो उनको पहले शायद से इसलिए आ गया शायद हो सकता है सर। हाँ कि यहाँ पे आप नया फिश टैंक बनाओ, फिशरीज का बिजनेस शुरू करो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट जो टोल नाके की आपने बात करी सर, टोल टैक्सेस जो बढ़ा दिए गए हैं उसके खिलाफ आप आंदोलन शुरू कर रहे हैं, तो इस बार क्या बड़ा गंभीर आंदोलन होगा? क्योंकि एक चार्ज आपके खिलाफ लगाया जाता है, स्पेशली कांग्रेस द्वारा, शिवसेना द्वारा, बीजेपी द्वारा, कि भाई ये लोग शुरू करते हैं फिर बीच में छोड़ देते हैं। तो इस बार जो टोल टैक्सेस बढ़ाने के खिलाफ जो आपका आंदोलन है, क्या वो सर आखिर तक जो जाएगा? हम पे ये आरोप करते हैं, ये आंदोलन शुरू करते हैं और छोड़ देते हैं। उन्होंने अपने पूरे पिछले 10 साल के करियर में कौन सा आंदोलन किया है, ये सवाल उनको पूछना जरूरी है सर। हमने जब टोल का आंदोलन किया, आपको 65 टोल नाके बंद करने पड़े, जी, दुरुस्त। जबकि आपने इलेक्शन में सबको कमिटमेंट दिया था कि हम महाराष्ट्र में सत्ता में आएंगे तो पूरे के पूरे टोल बंद कर देंगे। जी। आपने उल्टा आपका खुद का जो आश्वासन था वो आपने पूरा नहीं किया। जो सत्ता में नहीं है उसके वजह से आपको 65 टोल नाके बंद करने पड़े। आपको तो शर्म आनी चाहिए, सत्ता में बैठे आप फिर भी आप टोल नाके बंद नहीं कर सकते। दूसरे हमारे जितने भी आंदोलन है, हमने फेरी वालों का आंदोलन किया था। हमने क्या कहा था, सुप्रीम कोर्ट का रूल है 150 मीटर तक कोई भी स्टेशन के बाहर बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर स्टेशन पे कोई आपातकालीन परिस्थिति निर्माण होती है तो वहां पे मदद पहुंचना जरूरी है। इतने अगर फेरी वाले वहां पे बैठेंगे तो मदद कैसे हम पहुंचाएंगे? हमने तो खाली कर दिया था सब, हम तो सत्ता में नहीं है। उसके बाद जो हमने खाली किया है वो सिचुएशन वैसे के वैसे रखने का काम, लॉ एंड ऑर्डर वहां पे स्टेबल रखने का काम किसका था? जो सत्ता में बैठे उनका था, हमारा काम नहीं था। हम तो सत्ता में नहीं है, फिर भी आपको जो सत्ता में बैठ के नहीं जो जमा नहीं वो हमने करके दिखाया। अभी आपका काम था वो सिचुएशन वैसे ही स्टेबल रखने का, आपने नहीं किया। तो लोगों ने इनसे सवाल पूछना चाहिए कि आप सत्ता में बैठ के करते क्या है। जी, बिल्कुल दुरुस्त बात, एब्सोल्युटली ट्रू, राइट। दैट्स जस्ट अबाउट इट फॉर दिस शो। लेकिन मेरा सवाल सर, उसका जवाब तो दे दो कि ये आंदोलन चलेगा ना इस बार? तो टोल टैक्स 100% चलेगा सर। जी। ये देखिए, कोई भी आंदोलन है वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाया जाता है। हमारा टोल का आंदोलन भी, पहले भी जो आंदोलन हुआ था उसमें हमने पहले लोगों के साथ बात की, उसके बाद हमने सरकार के साथ 2 बार बात की, फिर भी सरकार मानी नहीं। तब हमारे महाराष्ट्र सैनिकों को 15 दिन टोल नाकों पे बिठाया था, पूरा कैलकुलेशन निकाले, वो निकाल के फिर मुख्यमंत्री के साथ हम बैठे थे और उसके बाद हम फिर कोर्ट में भी गए थे। तो हमारा सब जो भी चलता है आंदोलन वो स्टेप बाय स्टेप चलता है। ये आंदोलन भी स्टेप बाय स्टेप जाएगा। राज साहब इसमें जरूर उतरेंगे और जब राज साहब उतरेंगे तो आपको वापस 65 टोल नाके बंद करने पड़ेगी, या बाकी जितने भी टोल नाके हैं वो बंद करने पड़ेंगे। एटलीस्ट जरूर सर। एटलीस्ट उन रोड्स पे तो बंद करने चाहिए जहां पे प्रोजेक्ट की कॉस्ट निकल गई है, एटलीस्ट वो तो बंद करने चाहिए, जहां तक मैं समझता हूँ। और बढ़ाने वाली क्या बात है, जिनका आंदोलन चल रहा है, एक बढ़ाने किस्सा वाली बात। सुनाना चाहता हूँ सर। जी। जब हम ये कैलकुलेशन कर रहे थे मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का, उसने 2300 करोड़ रुपया भर के वो टोल अपने कब्जे में किया था। हमने जब कैलकुलेट किया, उसने लगभग 10 सालों में 15,000 करोड़ उस पे कमाया। उसके बावजूद भी उसका और 12 साल बाकी था सर। आप सोचिए क्या कमाई है इनकी और कितना पैसा ये लोग। और हमने जो भी कैलकुलेट किया था सर, ओरिजिनल जो ट्रांसपोर्ट का बढ़ोतरी है वो 10% है हर साल, हमने सिर्फ 3% लिया था। उसके बावजूद ये कैलकुलेशन आया था सर। राइट। तो इसका मतलब उस 15,000 करोड़ में किसको कितना मिला है उसका भी कैलकुलेशन होना चाहिए।
अरे मुझे मैं ऐसा लगता इतना है। टोल पे बात कर सकता हूँ ना सर, आप एक पूरा शो हो इस गया। पे रख सकते हैं। नहीं, शो नहीं, एक पूरा दिन जाएगा सर इस पे, तो मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ तो ये है कि मतलब वो तो जैसे वो तेलगी साहब की पैसा छापने की मशीन थी ना, वो तो टोल नाका ऐसा है, वो पैसा छापने की मशीन है इफेक्टिवली। और इनके जैसे पास अगर सर 10 मशीन है तो उसमें से 2 मशीन का कैलकुलेशन ही नहीं रहता। वो 2 मशीन का पूरा पैसा ब्लैक में जाता है, किसको जाता है हमको मालूम नहीं सर। है, शाबाश, क्या बात है। मगर आपका रिप्लाई बहुत इंफॉर्मेटिव और बहुत एजुकेटिव है, बहुत लेकिन बहुत लेकिन मजा आया। बट प्रदीप जी, ये दो मुद्दे जो एमएस Yes, ने yes. लिए हैं, स्पेशली ये दो मुद्दे तो बहुत लिए हैं, एक तो टोल टैक्सेस के ऊपर और दूसरा रोड रिपेयर के ऊपर। ये दोनों के दोनों कैश काउज हैं, कामधेनु गाय हैं ये महाराष्ट्र में पॉलिटिशियंस के लिए और कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए। और ये जो इनकी दुखती रग है, ये महाराष्ट्र के जो पॉलिटिशियंस है और पॉलिटिशियन कॉन्ट्रैक्टर नेक्सस जो है, ये माफिया जो चला रहा है आज की तारीख में स्टेट को, ये दुखती रंग पे उनकी राज ठाकरे साहब ने उंगली रखी है, मुझे ऐसा लगता है। तो इस बार जो आपका आंदोलन होगा, मुझे लगता है कि पुलिस भी इसमें जरा सख्त होगी आपके साथ, ऐसा लग सही रहा है बात मुझको। तो उसके लिए आप तैयार हैं सर? सर हमारी आदत है, पुलिस जितना सख्त होगी हमारा आंदोलन उतना ही सख्त हो जाएगा सर। हम नहीं डरते किसी से, हमारे पीछे माननीय राज साहब खड़े हैं, हम किसी से नहीं डरते सर। चलिए, थैंक यू वेरी मच योगेश चिले साहब, ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। बहुत मजा आता है सर आपसे बात करके, जरा जल्दी आया करें, ज्यादा बार आया करें, एंड आवर व्यूअर्स आल्सो लव इट। नमस्कार सर और वंदे मातरम। थैंक यू सर, थैंक यू सर, वंदे मातरम। थैंक यू सर। Well, I think what the MNS is saying makes a lot of sense. At least they're talking in very common sense terms. The young breed of the MNS leaders, they are very, very informative. They're Ji. very, very informative. And look at, you talk to, any leader of the, you talk to Mr. Naik, you talk to him, you talk to Kamleji, they have such a lot of knowledge about anything, right from rivers to civic issues to roads to toll nakas. And they, And give they you stand by information. people. Most importantly, Pradeep ji, they're the only ones who are standing